वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे बेटा यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी चैप्टर 1 है ये इसका, ठीक है। आसान सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। पर्यावरण के बाद करेंगे हम इसमें कि एनवायरनमेंट पे भारत का क्या रुख रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत ने क्या क्या बोला पर्यावरण के बारे में, ठीक है। व्यापार की बात करेंगे, मेन टॉपिक ये आएगा व्यापार वाला कि हम पूरे दुनिया से कैसे व्यापार करते हैं, हम पहले क्यों नहीं करते थे व्यापार, फिर हमने किया तो हमारी कैसे प्रगति हुई, कौन कौन देशों से, किस किस देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है। ऐसे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, उसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है। सुरक्षा की नीति, ये वाला टॉपिक आएगा। तो ये 3 मेन टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को हमें एक एक करके करना है। आसान चैप्टर है, हल्का चैप्टर है, ठीक है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे PYQs मैं यहाँ भेजती हूँ। और जितने भी आपके ये सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैंने कहा है कि सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिलेबस देख लीजिए आपका, ये सारे यूनिट के जितने भी ये पार्ट हैं ये सब हो चुके हैं। लिंक नीचे पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर 1 अब स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 का। 2 पार्ट में ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, छोटी यूनिट है। क्या है, भारत का वैश्विक व्यापार। हम क्या है, पूरी दुनिया से ही व्यापार करते हैं आज के टाइम पीरियड में, मगर ऐसा नहीं है कि शुरू से कर रहे हैं। पहले हम व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए, हमारी 47 की पहली जो फॉरेन पॉलिसी थी, पहली जो हमारी रणनीति थी, उसमें क्या था, हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी कि हम अपने आप को संरक्षित रखेंगे। हम बाहर वाले लोगों को अलाउ करेंगे ही नहीं कि वो हमारे देश में आए व्यापार करें। रीज़न क्या था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। 200 साल पहले हमारे देश में एक कंपनी आई थी काम करने के लिए सिर्फ, ठीक है। औद्योगिक कारखाने खोले उसने, पहला गुजरात में खोला, धीरे धीरे करते करते पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो हम ये नहीं चाहते थे कि अब और कोई और आ जाए हम पे कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी को कभी अलाउ ही नहीं किया हमारे देश में आने के वो व्यापार करने के लिए। ना हम तुमसे व्यापार कर रहे, ना हम किसी, ना तुम्हें करने दे रहे, ठीक है। ना हम तुम्हारे वहाँ पे आके कोई कंपनी खोल रहे, ना उन कंपनीज को यहाँ पे अलाउ कर रहे। ये था हमारी। और ये कब तक चला, ये 90 तक के दशक तक चला है, ठीक है। 90 से पीछे की टाइप बता रही, 47 में आजाद हुआ, उसके बाद 90 तक हमारी संरक्षणवाद की नीति थी, गुट निरपेक्षता की नीति थी कि हम किसी से कोई संबंध नहीं रख रहे, किसी के ग्रुप में नहीं जा रहे, गुट निरपेक्ष है हम। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे चल रहा था कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है ये। अब इसमें क्या है, हम किसी के भी गुट में नहीं गए कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। हमने क्या बना लिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी के उसमें नहीं जा रहे, गुट निरपेक्ष है हम, ये चले गए। दूसरा, संरक्षणवाद की नीति रखी हमने कि हम सिर्फ अपने विकास में ध्यान देंगे, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। अब क्या कि धीरे धीरे जो ये संरक्षणवाद की नीति थी, जो इस साम्यवाद था, ये गलत था, क्योंकि ये व्यापार में पूरा बाधा था कि कोई तुम व्यापार नहीं कर सकते। सरकार का हद से ज़्यादा हस्तक्षेप था, हर चीज़ सरकार के हाथ में थी, हर चीज़ सरकार से कंट्रोल में थी। प्राइवेट जो चीज़ें उसमें नहीं था बिल्कुल भी कि आप प्राइवेटिज्म कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी नहीं, ये सब किस में था, पूंजीवाद में। तो हम धीरे 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 आगे जाते जाएंगे, जब 90 का दशक आएगा तब हम जाएंगे पूंजीवाद की तरफ, जो कि अमेरिका की विचारधारा है, ठीक है। हम किसके दोस्त थे, हम सोवियत संघ के थे, उसी की विचारधारा में थे। बट हम आगे जाके क्या करेंगे, ये वाली 90 के दशक में यहाँ की अमेरिका वालों की पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेंगे। और हम कैसे अपनाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लेंगे। पूंजीवाद के अच्छे तत्व सारे और साम्यवाद के अच्छे तत्व सारे हम ऐसे अपनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, उदारीकरण वैश्वीकरण। यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है उदारीकरण वैश्वीकरण। उदारीकरण में क्या होता है, खुली छूट दे दी जाती है इंसान को। उदारीवाद वाले क्या बोलते हैं कि इंसान जो है विवेकशील प्राणी है, उसे बांध के नहीं रखना, उसको सारे उसके अधिकार दे दो, वो खुद का विकास खुद कर सकता है, किसी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का जो हस्तक्षेप होता है ना, वो मिनिमम हो, कम से कम हो, बिल्कुल तब हो जब अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तब, ठीक है। अगर कोई आपराधिक स्थिति में जा रहा है, अपराध कर रहा है, तब कर सकता है हस्तक्षेप सरकार, बाकी उसे खुला छोड़ो। तो ये जो उदारवाद है और जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण क्या होता है बेटा, एक देश का दूसरे देश से व्यापार, ठीक है। खुला व्यापार के, ये वाला देश वहाँ पे व्यापार कर रहा है, वो हम सब पूरे देश से व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग देशों से। इसको क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो अब बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल ट्रेड। कि जैसे मान लो आपने एक दुकान खोली, सिर्फ आप अपने देश में क्यों चलाओगे दुकान, बाहर के देशों में उसके और आउटलेट्स खोलो, उसकी फ्रेंचाइजीज बेचो, ऐसा ना बहुत बड़ा लेवल पे व्यापार करना, ताकि क्या फायदा हो, बढ़े व्यापार। तो ये क्या, वैश्वीकरण और निजीकरण, प्राइवेटिज्म। पहले क्या था, सिर्फ सब कुछ सरकार के हाथ में था, सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, सब कुछ सरकार के हाथ में था। सरकार का भी तो बटन बढ़ रहा है इससे। अगर निजीकरण आता है, निजी स्कूल खुल रहे हैं, निजी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, निजी प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। जो अमीर लोग हैं वो सारे प्राइवेट में जाएंगे, चाहे वो पैसे लेते हैं, लेकिन इलाज तो पक्का देते हैं, सारी चीज़ें वो अच्छी बेहतरी करते हैं। तो जो काम सरकार को करना है वो प्राइवेट वाले करके दे रहे हैं, प्राइवेट वालों को फायदा और उन्हें पैसे मिल रहे हैं। सरकार का ये फायदा हो रहा है कि उनका बर्डन कम हो गया, जो सारा काम सरकार को करना है वो आधा प्राइवेट वाले कर रहे हैं। तो बेटा ये जो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण है, ये कब स्टार्ट हुआ है, 90 के टाइम पीरियड पे, 1990 के दशक में शुरू में
बाधाओं को हटाना पड़ा। ये इन सब चीज़ों में बाधाएं पहले आ रही थी कि दशक की शुरुआत में कई बाधाओं को हटाना पड़ा, बाद में इसके अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार का सुचारू संचालन के लिए मार्ग प्रस्थान किया गया। स्टार्ट हमने यहाँ से किया, क्योंकि व्यापार वैश्विक परिषद में किसी भी देश में वे शक्तियों को एक मापने के लिए प्रमुख मापदंड है, इसलिए सरकार ने के लिए बाजार को उदार बनाना आवश्यक था, उदार कर दिया गया। खुले व्यापार की नीति हमने क्या है अपना ली। कोई देश कितना स्ट्रांग है ना, ये तब साबित होगा कि उनका व्यापार कितना अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर डूब रहा है ना देश, जैसे अब पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी डूब रही है, कारण क्या, उनका व्यापार जीरो हो चुका है। वो कुछ भी बना के कुछ कहीं नहीं बेच रहे, उनके पास कोई व्यापार का बचा ही नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। कारण क्या है, वो निर्भर हो चुके हैं कि उनको खुद को जो चीज़ें चाहिए, फसलें वगैरह, खाना वगैरह, सब कुछ बाहर से क्या है मंगा रहे हैं, खुद कुछ नहीं बेच रहे, उनका व्यापार ठप हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये यही वाली बातें बोल रहे हैं। ये हो गया भारत का वैश्विक व्यापार, उसके बारे में बेसिक पढ़ लिया। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, समुदायों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करने की मजबूरी थी। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है उसे दूर करना पड़ेगा आपको, अगर अट्रैक्ट करना सामने वाले देशों को कि हमारे यहाँ पास आए, हमारे यहाँ काम करें, निवेश करें। इससे क्या है, हमारा भी फायदा होगा, हमें टैक्स मिलेगा, हमारे यहाँ पे रोजगार क्या है उत्पन्न होगा। तो ऐतिहासिक रूप से मौर्य समाज वाले, चौल वाले, गुप्त, पांडव, ये बहुत पुराने पुराने राजा महाराजाओं के नाम बता रहे हैं। इन टाइम पीरियड में भी ना हमारे बाहर से इंटरनेशनली व्यापार होते थे, समुद्र के मार्ग से वाणिज्य तब भी था। हमारे यहाँ पे मसाले बनते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, कपड़े वगैरह, मसाले, खाना, ये सब चीज़ें ना मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, दक्षिण एशिया के देशों में, नेपाल, अफगानिस्तान, इनमें सिलोन में पड़ोसी देशों के साथ राज्य समुद्र मार्ग से होता था उस टाइम पीरियड पे। जो मौर्य, ये सारे बिजनेसमैन थे उस टाइम के, बड़े बड़े, बहुत हाई लेवल पे तब भी बिजनेस होता था। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, बनती हैं, मस्त बहुत सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, पन्ना, हीरे जवाहरात, सारे ये सब चीज़ें बिकती थी हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वाणिज्य होता था दूसरे व्यापार देशों से। फिर क्या है, हम गुलाम गुलाम हो गए, आगे का टाइम पीरियड आया, हम पे कब्जा हो गया। उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि हमने अपने आप को ना बंद कर लिया था, बंदिश में ऐसे कैद सा कर लिया था कि हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे, हमें किसी के व्यापार नहीं करना, ना कोई हमारे यहाँ पे व्यापार करे। पर क्या 90 का दशक जो ये चल रहा, 92 के टाइम पीरियड के चल रहे हैं, हमने अपनी नीतियां बदली, क्योंकि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, विकास हो नहीं रहा था। तो अब क्या है कि भारत और चीन के साथ भारत के संबंधों में अस्थिरता थी। हमारे जो है भारत का पाकिस्तान और चीन से खराब संबंध है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हमारे और पड़ोसी देश हैं उनसे तो नॉर्मल संबंध है, क्योंकि नेपाल देखो छोटा सा देश है, श्रीलंका कितना छोटा सा है, भूटान हमारे आगे छोटा है, बांग्लादेश हमारे आगे छोटा है, ये छोटे छोटे देश हैं, ये हमसे लड़ेंगे नहीं। बस पाक और चाइना वालों से हमारी दिक्कत है। तो ये जो हमारे छोटे से देश है ना, इनसे हमने द्विपक्षीय व्यापार पर हमने इनके ऊपर निर्भर रहे हैं, इनके साथ हमने क्या है व्यापारिक संबंध बनाए हैं। इन जैसे पड़ोसी देश से, जैसे कुछ पड़ोसी देश से व्यापारिक गतिविधियों में हमने क्या है पूरा संबंध रखा है इनसे, कि हम अपना सामान इनको बेचेंगे फिर, और इनसे खरीदेंगे, हमें जो भी जरूरत है इनसे हमने व्यापारिक संबंध अच्छे बनाए। जो बचे हुए बाकी है इन दो को छोड़ के, इनसे हमारा व्यापारिक संबंध अच्छा नहीं है। चाइना से तो चलो फिर भी हमारा हो जाता है, पाकिस्तान से क्या ही संबंध रखे, वहाँ पे हमारा इतनी दिक्कत है। चाइना वालों से संबंध अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बट ये व्यापार होता है हमारा कुछ हद तक नॉर्मल। पर ये कि हमने बैन वैन भी लगा रखे हैं, इनमें बहुत सारी जिनके ऐप्स वैप्स बैन करे थे। अभी जो 2020 की लड़ाई हुई थी ना, झड़प हुई थी जो हमारे और इनके सैनिकों के बीच में हुई है, उसमें हमने बहुत सारे इनके ऊपर हैवी टैक्सेस थोप दिए। जो इनके यहाँ से सामान आता है ना, हमारे यहाँ पे बिकता है, तो हमने उस पर हैवी टैक्स लगा दिए थे। आधे ज़्यादा सामान भी बैन कर दिया, ऐप सारे बैन कर दिए। इनके चाइना वाले के 30+ ऐप बताते जो हमने बैन करे थे। अभी पीछे रिसेंट अभी की बात है, 2020 का टाइम पीरियड की है। तो ये 1919 के दशक की शुरुआत में व्यापार क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत हुई। अब क्या है, व्यापार में नए नए क्या है अवसरों की स्टार्टिंग कर दी गई भारत ने। दक्षिण और पूर्वी एशियाई, पूरा एशिया का जो है ना महाद्वीप हम जिसमें हैं, उसमें हमने सबके और देखा, देशों की ओर देखने के साथ साथ नए व्यापारिक अवसरों को पाना स्टार्ट कर दिया। हमें ईमानदारी से प्रयास किया कि हमें आगे बढ़ना है और सबसे व्यापार करो, कि सिर्फ थोड़े से देशों से नहीं, सबसे व्यापार करना है। अब क्या है, भारत के व्यापार के रास्ते में बाधाएं। अब देखो क्या है, हमें व्यापार करना है लेकिन बाधाएं भी है। हमारा मेन व्यापार कहाँ चल रहा है, एशिया वाले लोगों से। हमारा जो एशिया, हमारा जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं, सिर्फ उनसे चल रहा है हमारा ज़्यादातर, मैक्सिमम। पर ये क्या है, इसमें बाधा क्या है, चाइना सबसे बड़ी बाधा है। चाइना से हमारे बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान तो है ही कि हमारे उससे कोई संबंध नहीं है। पर ये कि हमें व्यापार करने से रोक रहा है चाइना, कि वो बाकियों को अलाउ नहीं कर रहा हमसे व्यापार करने के लिए। अगर हमसे वो व्यापार करेगा तो चाइना उसको आर्थिक सहायता देना बंद कर देगा। ऐसे मतलब ये तुष्टिकरण की राजनीति होती है ना, ये हमेशा चलती ही रहती है। तो हमारे लिए अगर बाधा कोई आ रहा है ना व्यापार में, तो चाइना वाला ही है भारत का सबसे बड़ा गलत चीज़। बेचने के और खरीदने पर हमारी दिक्कत क्या हो रही है कि हम सबसे ज़्यादा बेच नहीं रहे सामान, के हम बेचे ताकि हमारा फ़ायदा हो। हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं खरीदने पे। हमारे यहाँ पे इतने उद्योग नहीं लग रहे जितने हम बाहर से और दूसरों के उद्योग लग रहे हैं, और हम दूसरों से खरीद रहे हैं। हर चीज़ हम बाहर से निर्यात करवा रहे हैं,
खुद तो हम कुछ बना ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस टॉपिक में पढ़नी है आपको। जनवरी 1995 में अस्तित्व में आने के बाद, जब हम खुले व्यापार की नीति के अस्तित्व में आने के बाद क्या है, डब्ल्यूटीओ में हमने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य बन गए, क्या जो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड वाले, उसमें हमने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभानी अब स्टार्ट कर दी कि हम सबसे ट्रेड करेंगे, ये सब चीज़ें। अभी भारत की सिचुएशन बता रहे हैं कि भारत जो है मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है, जिसमें क्या 30% के लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। 30% से नीचे लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, सारे ही खेती वाले हैं, किसान हैं। अब ये कि इनका जो जीवन स्तर है इसको उभारने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी सरकार की, कि मिनिमम न्यूनतम तो इन्हें मिले, न्यूनतम वेतन तो मिले, कि जो किसानों के बीच जो असंतोष की भावना है इसको ख़त्म करना हमारी सरकार का काम है, कि एक बेहतर उनको जीवन मिल सके। और ये क्या है, इस टाइम पीरियड में दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? दक्षिण एशियाई जो हमारे आसपास के देश हैं ना, उनके बीचों में हमारे साथ असहयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भारत का व्यापार और भी बाधित हो रहा है। जिसमें सबसे बड़ी बाधा के दो अगर नाम लूँ तो वो है पाकिस्तान और चाइना। दोनों के साथ ही हमारे इतने खराब संबंध है कि व्यापार में असहयोग हो रहा है। वो हमारे व्यापार की कोई चीज़ों का अलाउ नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से भी हमारी दिक्कत हो रही है कि हमारा अगर सामान खरीदता भी तो इतने टैक्स पे खरीद रहे जिसमें हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो हमारा क्या फ़ायदा फिर व्यापार करके। तो ये कि हमारे उनसे व्यापार में जो दो मेन देश है ना, इनसे बाधा है। ठीक है, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में सहयोग के लिए सार्क को बनाया गया। सार्क एक संगठन है जिसमें क्या है दक्षिण एशिया के सारे देश है जो क्या है व्यापारिक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आर्थिक रूप से, आर्थिक क्षेत्र का असहयोग के कारण बनाया गया। लेकिन क्या है, तब भी पाकिस्तान द्वारा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधित्व के वो हमारे साथ क्या है प्रतिस्पर्धा रख रहा है, प्रतिद्वंद्विता होता है ना, कंपटीशन रखना, प्रतिद्वंद्विता क्या कहलाता है। और जुझारू व्यवहार काफ़ी हद तक दक्षिण एशिया के पड़ोस में व्यापार के संबंधों को प्रभावित करता है। पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं बट ये कि चाइना का भी मेन बात है कि वो क्या प्रतिस्पर्धा रखता है, प्रतिद्वंद्विता की ये मेरा दुश्मन है, ऐसे रखता है वो फीलिंग। तो इससे क्या है बहुत हद तक ना ये वाला जो हमारे पड़ोसी व्यापार के संबंध है ये प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमसे व्यापार करना नहीं चाह रहा, व्यापार क्या है बाधित हो रहा है। व्यापार वाला टॉपिक सिर्फ यही है, बाधाएं बतानी, जिसमें दो नाम लिखने पाकिस्तान और चाइना। अब क्या है पर्यावरण के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आसान टॉपिक है, और इसमें ये दिखाना कि हमारी क्या भूमिका रही है, हमने पर्यावरण के लिए क्या क्या किया, हमने कितने आवाज़ उठाई है पर्यावरण के लिए, और हमारा क्या रुख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने पर्यावरण के लिए क्या कहा, ये देखना है। पर्यावरण के क्षेत्र में वार्तालाप भारत के हिसाब से देखना है आपको। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने हमेशा बोला है कि इतनी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज है, इसको कम कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों पे हमने मेन बातें उठाई हैं। मेन टॉपिक क्या उठेगा? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन राजनीति के वो बढ़ते वैश्वीकरण में तापमान जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले टाइम पे इतना टेम्परेचर नहीं होता था बेटा जितना अब हो रहा है, 50 डिग्री से ऊपर जाने वाला हो रहा है टेम्परेचर, कि मतलब बढ़ता ही जा रहा है टेम्परेचर। आने वाले समय ये हो सकता है भाई 70 पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे लोग, बाहर कैसे जाएंगे, हम कहीं नहीं जा पाएंगे, घर में कैद हो जाएंगे, फिर हम पूरा गर्मी के सीजन घर में रहेंगे, हम सर्दी में घूमेंगे, यही हो सकता है और क्या होगा। ठीक है, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यही बोल रहे हैं कि मानसून परिस्थिति बार बार क्या है, मानसून का हमारा टाइम पीरियड कम हो रहा है, बारिश कम से कम हो रही है, बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ग्लेशियर भी गलते जा रहे हैं, जलवायु के लिए पूरा मतलब सब कुछ खराब हो रहा है, क्लाइमेट खराब हो रहा है। फिक्स था पहले क्लाइमेट के इतने टाइम तक ये होगा, इतने टाइम तक ये होगा, लेकिन अब क्या है सब कुछ खराब होता जा रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है पूछो मत, गर्मी भर के हो रही है, सर्दी पड़ी नहीं रही, सर्दी आ ही नहीं रही। ठीक है, और बारिश का तो नामो निशान नहीं है, बंजर हो रहे हैं देश, ऐसे हो चल रही है सिचुएशन। और ग्लेशियर क्या है इतनी गर्मी से पिघले जा रहे हैं, जलवायु में जो आपका पानी है ना, जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इतना अगर आपका समुद्र का सी लेवल इतना बढ़ जाएगा तो हम ही डूबेंगे, उससे नुकसान हमारा ही है। जो आज जो समुद्री एरिया से लगते हुए देश है ना वो तो सबसे पहले डूबेंगे। जिसमें उसका बताते हैं अंडमान निकोबार हो गया, आपका मालदीव्स हो गया, जो पानी के बिल्कुल बीच में बने हैं, सबसे पहले ये डूब जाएंगे। तो अब इसमें ये इन सारे ये रियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इन सब की बात होगी। इन सब के नाम और डेट लिख लो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हुआ है और कब हमने क्या क्या बोला है। बेसिक इसमें ये सारे आंदोलनों के नाम और कब हुए हैं ये इसकी डेट लिखनी है आपको। तो इसमें अब क्या आ रहा है, अनियमित ये सारी बातें बता दी। दुनिया भर में क्या बोल रहा है ये कि अब शीत युद्ध के बाद के टाइम पीरियड में, जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद की अवधि में, भारत ने 1992 में 91 में ख़त्म हो गया था शीत युद्ध आपका, जब आपका सोवियत संघ बिल्कुल विघटित हो गया था।
तब क्या रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें पहले भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर क्या है फ्रेमवर्क सम्मेलन, इसमें इसका नाम लिख लो। इस वाले सम्मेलन में प्रमुख वार्ताओं में से एक बनकर उभरा, ये मेन उभरा। इसमें सबका हमेशा जब भी पर्यावरण की बात होगी रियो सम्मेलन जो है इसकी बात होती है, ये प्रमुख बन के उभरा। ठीक है, गंभीर चिंताओं के विषय में इन्होंने बात की है। मेन बात इन्होंने क्या की थी कि जो इतना CO2 बढ़ता जा रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, इसका क्या करना है, इसको कैसे रोके। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं सारी, उनको गैसेस को कैसे रोके, जिसमें इथेन, मिथेन, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ही सारी गैसेज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जो इतना बढ़ता जा रहा है ये क्या करता है, पृथ्वी के अंदर ना सूरज की किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन जब वापस जा रही होती है ना टकरा के, तो ये जो गैसेज है ना उसको जाने नहीं देती। तो ये क्या गर्म जो गैसें हैं, जो गर्म टेम्परेचर ही यहीं रुक जाता है, इससे बाहर जा नहीं पाता, तो इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। टेम्परेचर अगर इतना बढ़ेगा तो सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, फिर अगर वो पिघल गए तो हम सब डूब जाएंगे। तो ये एक जो सिस्टम खराब होता जा रहा है ना, और जो आपकी ओजोन लेयर है वो खराब होती जा रही है। ओजोन लेयर उस हानिकारक जो किरणें होती है ना सूरज की, वो आने नहीं देती, पर अब ओजोन लेयर ही नहीं बची तो किरणें तो आएंगी हानिकारक, उससे सबको दिक्कत होगी। तो ये गंभीर चिंता के टॉपिक पे इस रियो सम्मेलन ने इस टाइम पीरियड में बात की है, गंभीर चिंताओं के विषय में बात की है। राजनीतिक इसमें हुआ है वार्ताओं वातावरण को लेकर। ठीक है, तो मेन गंभीर चिंताएं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके ऊपर क्या है बात की जाएगी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो रियो सम्मेलन वाला पूरा टॉपिक आपको बताना है, जिसमें क्या है देशों को समझाया गया कि ग्रीन हाउस जो है आपका, इसका उत्सर्जन जो है कम करो। जिसमें क्या है 2050 तक तो अमेरिका को लक्ष्य दिया गया कि उसको कम करना है अपना ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन ये जो गैसें हैं, हरित गैसें हैं, सबसे ज़्यादा उत्सर्जित अमेरिका कर रहा है, उसके बाद बाकी के देशों का नाम आता है, हमारा तो बहुत पीछे है नाम। तो हमारे को 2060 और 70 तक लक्ष्य है कि इसको हमको कम से कम क्या है ख़त्म करना है। और जो ये आपका सम्मेलन हुआ UNFCCC, इसमें क्या कहा गया है कि सतत विकास करो। विकास तो तुम करो, हम मना नहीं करें कि आप विकास को रोक दो, आपको अपने देश को बढ़ाना है, विकास करना है तो कर लो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को ख़त्म कर दो, तबाह कर दो, सारे पेड़ काट दिए, गर्मी बढ़ती जा रही है, आप ये सब ये नहीं करना। आपको क्या करना है, सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कि विकास हो पर ऐसा हो जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ तबाह ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, रियो सम्मेलन भी लिख सकते हो। ठीक है, और यही सारी बातें इसमें आपको बतानी कि इनमें ये बातें बोली गई। रियो में सम्मेलन में क्या है, भारत ने बहुत अच्छी मेजबानी की, भारत ने बहुत अच्छा बोला। पेरिस समझौते में भी भारत ने बोला है कि आपको इतना नहीं करना, और हमने सबसे अच्छा मतलब एक पार्टिसिपेट किया, हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को प्रमोट किया कि हमें जो ये परिवर्तन हो रहा है जलवायु को, इसे रोकना है, और कैसे रोकना है, इस सब चीज़ों पे हमने बहुत प्रभाव दिया है। ठीक है, मतलब ये मान लो आसान भाषा में भारत ने अहम रोल निभाया है, और सब पे ही क्या है जोर बनाया कि आपको ये जो CO2 है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हरित गैसें जितनी भी है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें, सबको क्या है कम करना है, उत्सर्जन को आपको कम करना है। इन सब चीज़ों पे हमने क्या है जोर दिया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों को पर्यावरण सतत विकास के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूक किया है, सबको बताया है कि हमको कैसे कम करना है, सकारात्मक क्या है संदेश दिए हैं। 90 की शुरुआत में भारत ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है, भारत ने कहा है 1990 के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हमको किसी भी तरीके से क्या है कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी हमारी ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ये किसकी गलती है, हमारी तो गलती है, हमने बढ़ाया, पहले से तो था नहीं। तो अब ये कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, सम्मेलन में अन्य पर्यावरण के विकास के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में, इसका नाम ऐसे लिखो, इसको ये लिखो UNCED, इसको लिख के करो, रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन है तब भी यही है, रियो सम्मेलन है तब भी यही है, ये लिखा है तब भी यही है। ठीक है, 92 के ब्राजील में रियो डियो जनेरो में आयोजित हुआ, इस टाइम पीरियड पे हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में ये स्टार्ट हुआ है। 3 प्रमुख दस्तावेज, जैव विविधता, मेन बात किस पे कही है, जैव विविधता सम्मेलन पे, मरुस्थलीकरण पे, जो बंजर होती जा रही जमीन है इसका मुकाबला करने के लिए सम्मेलन, एजेंडा 21, सारे इनके नाम लिखते चलो। ठीक है, एजेंडा 21 शिखर सम्मेलन का में हुआ, एजेंडा 21 में सतत विकास की बात की गई। जितने भी आंदोलन है सब में एक चीज पे ही बात की जाएगी, सतत विकास के, विकास करो पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, और जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको रोको किसी भी हाल में, कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना बढ़ता जा रहा है इसको रोको। तुम कैसे करोगे, कंट्रोल करो, करना पड़ेगा, वरना क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा भी टाइम आ सकता है कि 100 डिग्री पार पहुंच जाए टेम्परेचर, सोचो क्या हालत होगी, लोग बाहर नहीं जा पाएंगे,
कोई कहीं नहीं जा पाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, 24 घंटे के एसी में बैठे रहेंगे, कैसा कितना काम कैसे करेंगे लोग, है ना। हम तो रह लेंगे घरों में, जैसे लॉकडाउन में हम रह लिए थे, घर में हम मस्त खा रहे थे पी रहे थे, हमारा चल रहा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके पास नहीं है, वो कहाँ जाएंगे अगर उनको काम नहीं मिला? वो कैसे रहते हैं कि हर रोज काम करते, हर रोज खाना खाते, उनका ऐसा चलता है, अगले दिन तक की भी सेविंग नहीं होती उनके पास। तो फिर सोचो उनका क्या होगा। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, जिसको लोग क्या है नजरअंदाज करते हैं। लोगों को सिर्फ अपने उद्योग लगाने हैं, और जिसका क्या बेटा उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र खुद समझे, हम आप पे थोप नहीं रहे, आप खुद ही समझो ये वाली चीज को, कितनी खतरनाक चीज है। राष्ट्र द्वारा अहम और भावना के रूप से लागू करना, खुद वो सोचिए इस बारे में। हाल ही में COP26 2001 में स्कॉटलैंड में ग्लोरियन के संपन्न हुआ। ये सब अलग अलग सम्मेलन हो रहे इस टॉपिक पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अमेरिका वालों ने, US वालों ने नवंबर 2020 में, अभी के टाइम पीरियड की बात चल रही है, 20 में क्या है, बाद में पेरिस समझौते में COP21 के बाहर था, ठीक है। 2020 में राष्ट्रपति के बदलाव के बाद फिर से COP26 में लौट आया, ठीक है। बाद में अब वह 2050 तक कार्बन को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको जीरो प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध है। उसको क्या बोला गया कि उसको 2050 तक लक्ष्य रखा गया कि उसको कार्बन, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, इसको जीरो ले जाना है हर हाल में। और हमारा, जबकि भारत और चीन का, हमारा क्या है 2060 और 70 तक है हमारा, कि हमें इस टाइम पीरियड तक क्या है हमारा लक्ष्य है कि हमें जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हानिकारक जो गैसें हैं ना जो हमारा पर्यावरण खराब कर रही है, उसको हमें कंट्रोल करना है 2060 और 70 तक। हमारे पास देखो अभी टाइम है, 2050 पहले आएगा, अमेरिका के पास कम टाइम है, उससे पहले पहले इसको ये क्या कंट्रोल करना है। हमने ये ऐसे लक्ष्य रखे हैं कि हमें इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम काम करें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा CNG वगैरह का यूज़ करें, जो अच्छी गैसें हैं, जो अच्छी चीज़ें, उनका हम कैसे यूज़ करें और इसको कैसे कंट्रोल हम करें, ठीक है। अब क्या है, सुरक्षा रणनीति वाला टॉपिक आ रहा है। सुरक्षा रणनीति मतलब क्या होता है कि हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे रखना है। जिसमें मेन बातें क्या आएगी, सेना सुरक्षित करती है हमारे देश को। कौन सुरक्षित करता है? सेना करती है। तो पावरफुल हो सेना आपकी, जितनी ज़्यादा अच्छी सेना होगी, जितनी पावरफुल सेना होगी, उतना ज़्यादा आपका देश सुरक्षित हो जाएगा। फिर वेपन्स, अब देखो सेना हाथ से तो लड़ेगी नहीं कि हाथ से मार रही है, उसके हाथ में वेपन होनी चाहिए, खतरनाक से खतरनाक है, वो लड़ सके। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों संसाधनों पे पूरे हों आपके, मतलब पैसे वगैरह पूरे हों, पूरा आपके पास बजट हो ढंग का, टेक्नोलॉजी हो, बजट भी अच्छा होना चाहिए। अगर जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उतना महंगा बजट जाता है। देशों के भीतर सुरक्षा हो, सुरक्षा रणनीति में देश के अंदर भी होता है कि मान लो बाहर तो सैनिक आपने खड़े कर दिए, अच्छे से महंगा वेपन दे दिए, बजट दे दिया, सैनिकों को खड़ा कर दिया, दूसरे देश ने तो किया नहीं हमला। अब आपस में देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं आपस में भिड़ गए, हिंदू वाले मुस्लिमों को मार रहे हैं, मुस्लिम वाले हिंदुओं को मार रहे हैं, आपस में लड़ाई हुई। तो ये भी देखना है, देश के भीतर भी सुरक्षा को रखना है आपको। आतंकवाद से बचाना है कि किसी भी हाल में आतंकवादी गतिविधि ना हो जाए, आतंकवाद वाले ना आ जाए हमारे यहाँ पे, आतंकवादियों को कैसे रोके, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विकास करना है। देश सुरक्षित तब रहेगा जब हमारी अर्थव्यवस्था सही रहे। मान लो अगर अर्थव्यवस्था डूब जाए, जैसे पाकिस्तान की डूबी हुई है, सबका हालात खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, अपराध को कैसे कंट्रोल करना है, साइबर क्राइम वालों को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि साइबर क्राइम कैसी सिचुएशन है जो अब नई उभर के आ रही है। पहले के टाइम पे इतने फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो ये दिक्कत भी ये नहीं थी। लेकिन अब क्या है, बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। साइबर वाले जैसे नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे क्या है दिक्कत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तब ये सुरक्षा की बात करेंगे, जिसमें ये सारे जो मैंने टॉपिक बोले हैं इनको लिख लिया करो। जो मैं बोलती हूँ तो फटाफट लिखते हुए चला करो। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी रूप से लोगों की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, सैनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय, के कोई बाहर का देश हम पे हमला ना कर दे। और क्या है, बाहरी और आंतरिक रूप से, देश के अंदर भी लोगों की क्या है सुरक्षा करनी है। आंतरिक और बाहरी है, दोनों रूप से क्या है देश की सुरक्षा करना देश का क्या है प्राथमिक हित होता है, कि हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखना है। जबकि बाहरी रूप से क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी है, कि बाहरी खतरों से नागरिकों को बचा के रखना है, कि कोई दूसरा देश उस पर क्या है हमला न कर दे। घरेलू मोर्चों पर प्रमुख चुनौतियां हैं, जो हमारे घरेलू मुद्दे हो जाते हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं, वो भी हो जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों को उन्मुक्त करे, गरीबी को कम करे, कम से कम क्या है गरीब लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग हो, एक ऐसी जीवन स्तर हो लोगों का कि बेसिक तो हो, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक है कम से कम वो तो हो। तो सुरक्षा में ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, खाना पानी ये सब, ठीक है। आंतरिक संघर्ष, जो अंदर देश के अंदर ही संघर्ष हो जाता है, उसको निपटाओ, उसे खत्म करो, कॉन्फ्लिक्ट को। हिंसा अगर हो रही है कोई भी तरीके पे, किसी भी टॉपिक पे हिंसा हो रही है, उसे खत्म करो। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या होता है बेटा, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता, संप्रदा के नाम पे लड़ रहे हैं, उसको क्या है खत्म करो।
आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें हैं। रणनीतिक शब्द से मुख्य क्षमता में ये आ रहा है विज्ञान और कला को प्रोत्साहित करें। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी सुरक्षा होगी, टेक्नोलॉजी को आपको बढ़ाना है। जो युद्ध के समय लोगों के लिए सुरक्षा का काम करती है, लंबे समय तक शांति सुनिश्चित करती है। शांति इंपॉर्टेंट है, पीस के ऊपर बात करें। नव उभरते हुए देश भारत के लिए राष्ट्र निर्माता के लिए संसाधनों की समाप्ति करना कठिन कार्य है। संसाधन जो है पर्याप्त हो हमारे लिए कठिन कार्य है। कई सुरक्षा घटकों पर यह रेखांकित किया गया है जिसके बाद निपटना जा सकता है। सबसे पहले भारत 1998 में पोखरण में आयोजित बाद परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। हमने क्या है, परमाणु शक्ति बनाई। अब हमें अगर सुरक्षा करनी है, अपने देश की सुरक्षा करनी है, हमारे देश की सुरक्षा की रणनीति है, तो बैलेंस ऑफ पावर मेन चीज़ आती है। अब बैलेंस ऑफ पावर क्या है, हमें क्या है, सामने वाला देश जो हमारा जो दुश्मन देश है, चाहे वो हमारे दोस्त क्यों ना हो, उसके पास जितनी पावर है हमें उसके जितना तो बढ़ना पड़ेगा, उतना लेवल तक तो स्टैंड होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ में इस तरफ पाकिस्तान है, परमाणु संपन्न देश है, चाइना ऊपर है, वो भी परमाणु संपन्न देश है। हमारी इन दोनों से खटकती है, हमारी इन दोनों से दोस्ती नहीं, दुश्मन है दोनों। दोनों दुश्मनों के पास एक ऐसा वेपन है जो हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या है 1998 में पोखरण 2 में जो हमने ये परमाणु प्रसार बनाया, परमाणु का जो हमने टेस्ट किया वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिससे क्या है हमारा सुरक्षा की रणनीति में ये इंक्लूड होगा कि हमने अपने आप को स्टैंड कर लिया। ठीक है, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये सारी चीज़ें गई। भारत में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता को गहन क्षेत्र बना हुआ है। भारत में पहले ही 1947-8 में 1999 में जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे में कारगिल टॉपिक पे लड़ाई हो चुकी है। सारी लड़ाई का बता रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ने हमला करा, 65 में वॉर हुई है, 62 की वॉर है, 1990 की करगिल वाली वॉर है, जम्मू कश्मीर से जो हमारा दिक्कत है पाकिस्तान से 71 की बांग्लादेश वाली वॉर भी बता रहे हैं। तो कितनी सारी वॉर हमारी हो चुकी है। तो ये कि हमें इन सब चीज़ों में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सारी बातें इसमें सुरक्षा की रणनीति में आएंगी कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी। स्ट्रैटेजी में सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है, सैनिक मजबूत, वेपन्स मजबूत, टेक्नोलॉजी मजबूत, बजट मजबूत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी कि देश के अंदर भी लड़ाई नहीं होने दे रही और देश के बाहर से अगर लड़ाई की दिक्कत है तो उसे भी आपको हर हाल में कंट्रोल करना है। आतंकवाद पे ध्यान बनाए रखना है, अर्थव्यवस्था का विकास करते रहना है ताकि लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था भी डूबती तो लोग तो फिर गए, कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो ये इसकी मेन टॉपिक है। बाकी चैप्टर खत्म बेटा। किसी को कुछ ना समझ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।